फाइन स्टूडेंट। तो देखो आज क्लास में हम लोग 3 टॉपिक कवर करने वाले हैं, 413, 414 एंड 415। तो 413 में देखो स्टूडेंट, जो आर्टिकल 105 है, आर्टिकल 105 जानते हो ना तुम लोग, अनुच्छेद 105, आर्टिकल 105, इस आर्टिकल को याद कर लेना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। यही आर्टिकल है संविधान का जिसके वजह से प्रिविलेज इम्यूनिटी एमपी को मिलता है, समझे ना। जो भारत के जो जितने भी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं, चाहे वो लोकसभा के हो चाहे राज्यसभा का हो, उसको जो प्रिविलेज मिलता है, उसको जो इम्यूनिटी मिलता है, किस तरह का प्रिविलेज मिलता है स्टूडेंट, किस तरह का इम्यूनिटी मिलता है। 4 दीवारी के अंदर जो भी स्पीच दे वो लोग, उन लोगों का फ्रीडम है, किसी भी कोर्ट में नहीं घसीट सकते हो। ये बात समझ रहे हो बात को, क्योंकि उसका अपना फ्रीडम है। अब मान लो कि कोई भी रिमार्क कोई भी पार्लियामेंट्रियन दे रहा है पार्लियामेंट में, लोकसभा या राज्यसभा में, तो उस चीज़ के लिए उसको कभी भी आप कोर्ट का दरवाज़ा नहीं दिखा सकते हो, क्योंकि ये जो प्रिविलेज है, इम्यूनिटी है, पूरा पार्लियामेंट के 4 दीवारी के अंदर है। और ये केस क्यों आया अभी, महुआ मित्रा के वजह से आया है। महुआ मित्रा जानते हो ना, उन पर आरोप लगा था ना कि उन्होंने पैसा लिया सवाल पूछने के लिए, उनके बिहाफ में दूसरा कोई सवाल पोस्ट किया था ऑनलाइन, दुबई में जो बैठा हुआ था। तो महुआ मित्रा के बारे में तो बोला गया कि ठीक है, एथिक्स कमेटी ने गलती फाइंडिंग्स पाया है, गलत चीज़ पाया है, वहाँ पे कहा है कि एक्सपेल करना है। देखो आगे देखते हैं क्या होता है। हाँ, महुआ मित्रा अप्रोच कर सकती है कोर्ट पे ये बोल के कि हमारा नेचुरल जस्टिस वायलेट हुआ है, बट आर्टिकल 105 पूरा प्रिविलेज देता है, पूरा इम्यूनिटी देता है कि कोई भी आप पार्लियामेंट के अंदर कंडक्ट करते हो तो 4 दीवारी के अंदर ही रहेगा, बाहर नहीं जा सकता, बाहर का कोर्ट नहीं आ सकता इंटरफेयर करने के लिए। अब ये देखो, यहाँ पे 2 बड़े बड़े जजमेंट, एक संजीवा रेड्डी का केस था शायद, और एक नरसिम्हा राव का केस था। दोनों ही केस में सुप्रीम कोर्ट ने कैटेगरिकली बोला कि जो एनीथिंग जो शब्द है वो एवरीथिंग है, यानी कुछ भी चीज़ वो सब कुछ है। अब कोर्ट घसीट ही नहीं, कोर्ट आ ही नहीं सकता इंटरफेयर करने के लिए, और कोर्ट भी बचना चाहता है इस चीज़ को लेकर। वही सेपरेशन ऑफ पावर इन डेमोक्रेसी। होप से समझ में आ गया होगा तुम लोग को। 414 देखो, डिसइन्वेस्टमेंट। देखो हमारे कंट्री में ना डिसइन्वेस्टमेंट एक मेजर फेलियर रहा है। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या, प्राइवेटाइजेशन करना पीएसयूज को। 1991 में एलपीजी आया, याद है ना, एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का मतलब क्या है कि मार्केट को लिबरल कर देना, डीरेगुलेशन करना। पहले लाइसेंस राज था, लाइसेंस राज को खत्म किया गया ना, अब सरकार से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी आप इंडस्ट्रीज खड़ा करते हैं आप ऐसे ही कर सकते हो, क्योंकि पहले बहुत परमिशन लेना पड़ता था, उसी को बोलते थे लाइसेंस राज। तो वहाँ पे डीरेगुलेशन आया, यानी कि मतलब लिबरलाइजेशन हुआ वहाँ पे। प्राइवेटाइजेशन में क्या था कि आपका जितना भी पीएसयूज है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है, उसका आप शेयर बेचोगे। सरकार क्यों शेयर बेचती है, ताकि सिस्टम में एफिशिएंसी ज़्यादा आ सके। सिस्टम में एफिशिएंसी समझ रहे हो ना। और स्टेक कैसे भी है, या तो माइनॉरिटी स्टेक सेल कर सकते हैं या फिर मेजोरिटी कर सकते हैं। जैसे मान लो कि भारत सरकार का IOCL है, NTPC है ना, इसमें भारत सरकार का जो शेयर है वो 51% प्लस है, और सरकार क्या करती है, अपने PSUs का कुछ शेयर बेचती है, जैसे 5% बेच दी, 10% बेच दी। तो 5% 10% बेच के तुम्हारे और मेरे ऐसा पब्लिक भी उसमें कंट्रीब्यूट करता है, ताकि हम भी उसका एक मेंबर बन सके, हम भी उसका एक शेयर होल्डर बन सके। और सरकार ऐसा क्यों करती है, तो बहुत सारे रीजन के बेस करती है। यदि मान लो कि PSUs यदि सरकार 100% चलाए, बढ़िया समझना है तुम लोग को, यदि सरकार PSUs को 100% चलाए तो कंपटीशन का क्या होगा, फिर अकाउंटेबिलिटी का क्या होगा, ट्रांसपेरेंसी का क्या होगा, अंदर क्या चल रहा है पता नहीं चलेगा। हाँ, यदि तुम्हारे और मेरे ऐसा पब्लिक उसका शेयर होल्डर बने, 1% खरीदे, 2% खरीदे, तो हम सवाल पूछेंगे, परफॉर्मेंस पूछेंगे कि PSUs हमारा डिविडेंड कहाँ गया, हमारा पैसा क्यों नहीं आया अभी तक, क्या प्रॉब्लम हुआ PSUs में। तो यही रीज़न है कि PSU सबको प्राइवेटाइजेशन किया जाता है। हाँ, उसका स्टेक को बेचा जाता है। मगर जो डिसइन्वेस्टमेंट, प्राइवेटाइजेशन का मतलब ही डिसइन्वेस्टमेंट है। हमारे कंट्री में जो PSUs को जिस हिसाब से बेचना चाहिए था,
आज जितना पैसा रियलाइज करना चाहिए था उतना नहीं हो पाया। इसके पीछे क्या रीज़न है तो वो समझेंगे हम लोग। लास्ट वन देखो 415, चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, इसका 10 साल हो गया है और एक मीटिंग रखा गया था यहाँ पे। अब जानते हो कि 10 ईयर्स में बहुत ही सारा प्रोग्रेस भी हुआ है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में, अब बहुत सारा इसका ड्रॉबैक्स भी है। तो इसी चीज़ को हम लोग समझेंगे और देखेंगे कि चाइना अभी BRI को लेके क्या सोचता है, आगे ये क्या करेगा। और यहाँ पे प्रोपोनेंट्स जो कहते हैं कि चाइना का BRI बहुत ही सक्सेसफुल है, और अपोनेंट्स भी है जो कहते हैं कि नो उतना सक्सेसफुल नहीं है जितना चाइना क्लेम करता है या जितना होना चाहिए था। बात समझिए ना, एक डिबेट, छोटा सा डिबेट। चलो तो शुरू करते हैं स्टूडेंट हम लोग। 413 GS पेपर 2 कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स, एवोल्यूशन, फीचर्स, अमेंडमेंट, सिग्निफिकेंट प्रोविजंस एंड बेसिक स्ट्रक्चर। ये इंडियन एक्सप्रेस में आया था 11 फरवरी 2023 को। तो देखते हैं मामला क्या है। हाँ, जैसे कि मैंने कहा है कि आर्टिकल 105 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये पूरा पावर देता है, प्रिविलेज देता है हाउस ऑफ पार्लियामेंट को। हाउस ऑफ पार्लियामेंट समझ ना, लोकसभा और राज्यसभा, उसको स्पेशल पावर और प्रिविलेज देता है। किसको? मेंबर्स को, जितने भी MPs होंगे या फिर जितने भी कमेटी होगा। देखो दुनिया भर का कमेटी है कि नहीं है, लोकसभा राज्यसभा में एथिक्स कमेटी है, स्पेशल कमेटी है, कोपू है, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स है, एस्टीमेट कमेटी है, दुनिया भर कमेटी है ना, सबको पावर और प्रिविलेज देता है कि कोई बाहर से तीसरा कोई आम आके इंटरफेयर नहीं कर सकता है, ये आपका अपना मैटर है। तो वही बोला है कि आर्टिकल 105 जो है वो स्पेशल पावर प्रिविलेज देता है हाउस ऑफ पार्लियामेंट को, लोकसभा और राज्यसभा को। कलेक्टिव भी देता है, इंडिविजुअल भी देता है। ठीक से यदि तुम देखोगे जाके वहाँ पे क्लॉज वाइज, तो कलेक्टिव प्रिविलेज भी मिलता है, इंडिविजुअल प्रिविलेज भी मिलता है, समझे। तो हाउस ऑफ पार्लियामेंट को मिलना मतलब कलेक्टिव प्रिविलेज मिलना, और मेंबर्स यानी कि MPs को मिलना मतलब इंडिविजुअल मिलना, और कमेटी को मिलना मतलब फिर कलेक्टिव मिलना। तो कलेक्टिव और इंडिविजुअल पावर और प्रिविलेज मिलता है। हाँ, इसके 4 क्लॉज है, सब क्लॉज होता है ना स्टूडेंट, 105 A B C D या फिर 105 1 2 3 ऐसा करके। तो इसके 4 क्लॉज है, बढ़िया समझना, ये 4 क्लॉज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो इसमें क्या बोला गया कि पूरा फ्रीडम ऑफ स्पीच रहेगा पार्लियामेंट में, ठीक है। पार्लियामेंट का जो प्रोसीजर है, जो रूल्स, उसको फॉलो किया जाएगा, और जो भी प्रोविजन दिया गया संविधान में उस दायरे में रह के ये लोग फॉलो करेंगे, और फ्रीडम ऑफ स्पीच का कोई वायलेशन नहीं होना चाहिए। यानी कि जो मेंबर जो बोलेगा हाउस के अंदर, उसको पूरा अधिकार है बोलने का। कोई बाहर से कोई कोर्ट या कोई संस्था ये नहीं बोल सकता है कि आपको पावर नहीं है अंदर बोलना। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को पूरा पावर है बोलने का, और वो चीज़ बाहर नहीं जा सकता। बाहर का कोई भी इंस्टीट्यूशन, और कोई भी इंस्टीट्यूशन का मतलब मेरा जुडिशरी ही तात्पर्य है, जुडिशरी यहाँ पे इंटरवीन नहीं कर सकता, नंबर 1। तो क्या कह सकते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच इन पार्लियामेंट फुल पावर देता है, बट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। समझ गए ना। नंबर 2 देखो, हाँ कोई भी, देखो नंबर 1 से ही नंबर 2 बना है सब क्लॉज से। कोई भी मेंबर है पार्लियामेंट का, उसको तुम खींच ही नहीं सकते हो किसी भी कोर्ट में, क्या उसने बोला है और इसने क्या उसने वोट किया है। देखो कई बार हम जो वोट करते हैं फेवर में करते हैं और अगेंस्ट में करते हैं। बहुत सारा स्टूडेंट वोट होता है ना, जैसे मान लो एक बिल पास हो रहा है, तो बिल जब पास होता है तो वोटिंग सिस्टम होता है यस या नो। तो हम यस बोले या नो बोले, ये मेरा कोइंसाइडेंस डिसाइड करेगा, यानी कि मेरा दिल डिसाइड करेगा। अब हम मान लो कि किसी बिल में नो बोलते हैं, तो बाहर का कोई भी कोर्ट इंटरफेयर नहीं कर सकता कि हमने नो क्यों बोला। यदि कोई भी बिल में हम यस बोलते हैं, तो बाहर का कोर्ट इंटरफेयर नहीं कर सकता इस चीज़ में। ये तो हो गया इन टाइम्स ऑफ वोटिंग। दूसरा क्या होगा, हमने क्या बोला कोर्ट के अंदर, उस चीज़ को भी एंटरटेन बाहर का एंटिटी नहीं कर सकता। यानी कि फर्स्ट का ही एक्सटेंशन सेकंड है, यानी कि पूरा फ्रीडम ऑफ स्पीच। अरे गेटिंग मी, समझ पा रहे हो ना तुम। तीसरा देखो, जो पावर है, जो प्रिविलेज है, जो इम्यूनिटी है, क्या क्या, यानी कि इंडिविजुअल प्रिविलेज का बात हो या कलेक्टिव प्रिविलेज का बात हो, ये खुद पार्लियामेंट खुद ही डिसाइड करेगा एक एक्ट ला के, लॉ बना के। तो पार्लियामेंट विल डिसाइड बाय मेकिंग देयर ओन लॉज। बात समझे, पार्लियामेंट ही डिसाइड करेगा कि क्या उसका पावर है, क्या उसका प्रिविलेज है, क्या उसका इम्यूनिटी है। इम्यूनिटी समझते हो ना, मान लो कि किसी पे क्रिमिनल मुकदमा लगा है और पार्लियामेंट सेशन में है, तो
नहीं जा सकता, कोर्ट कचहरी नहीं जा सकता, ना ही वो पुलिस स्टेशन जा सकता है, क्योंकि सेशन चल रहा है। ठीक है ना? हाँ, समझे? बस सिविली केस में होता है कि आपको वो कर सकता है, क्रिमिनल केस में नहीं कर सकता है। ये सब आपको इंडिविजुअल प्रिविलेज मिलता है, इम्यूनिटी मिलता है। समझ गए? तो क्या पावर होगा, क्या प्रिविलेज होगा, क्या इम्यूनिटी होगा, पार्लियामेंट खुद एक्ट बना के डिसाइड करेगा। एंड लास्ट वन देखो, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें वही बोला गया कि हाँ, यदि मान लो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का आदमी नहीं है, लेट से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करा है अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल जान रहे हो ना, भारत सरकार के सबसे बड़ा जो लॉयर होगा, जो भारत सरकार को रिप्रेजेंट करेगा, बट वो एमपी नहीं है, तो उसको भी उतना ही प्रिविलेज मिलेगा, उसको भी उतना ही पावर मिलेगा, उसको भी उतना ही इम्यूनिटी मिलेगा। अटॉर्नी जनरल या कोई ऐसा मिनिस्टर है स्टूडेंट जो अभी एमपी नहीं है, ऐसा होता है ना कि 6 महीना तक कोई भी आदमी मिनिस्टर बन सकता है। हाँ, 6 महीना तक, 6 महीना बाद के बाद क्या है कि आपको सदस्यता लेना होगा, चाहे राज्यसभा से या फिर लोकसभा से, ये नियम है। जैसे इंदिरा गांधी जब डेथ हुआ था तो राजीव गांधी भी कोई सदस्य नहीं थे, फिर भी वो बने कि नहीं बने प्राइम मिनिस्टर, और फिर बाद में मेंबरशिप मिल गया उनको राज्यसभा से। तो ऐसा होता है स्टूडेंट। तो कहने का मतलब सरकार के बिहाफ में कोई अटॉर्नी जनरल भी जाके कुछ स्पीच दे रहा है, ठीक है, तो उसको भी कोर्ट में नहीं घसीटा जा सकता है। सिमिलरली कोई मिनिस्टर है जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अभी नहीं है, तो उसको भी जो वहाँ पे जो भी बोल रहा है उस चीज़ के लिए उसको कोर्ट में नहीं घसीटा जा सकता है। तो ये प्रिविलेज उसको भी दिया गया है, वहाँ पे देख लेना। बात समझे? तो वही लिखा है कि ऑल द अबव प्रोविजन शेल अप्लाई टू पर्सन्स हु बाय वर्च्यू ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैव द राइट टू, यानी कि संविधान के दायरे में उसको भी बोलने का अधिकार है। किसको? अटॉर्नी जनरल को बोलने का अधिकार है, या भारत सरकार के बिहाफ में कोई भी लोग प्रेजेंट करे, या मिनिस्टर, इसको अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हो। समझ में आ गया ना तुम लोग को क्या बोले? तो ये 4 क्लॉज बहुत इंपॉर्टेंट, यानी कि पूरा पावर का बात हो, प्रिविलेज का बात हो या इम्यूनिटी का बात हो, तो आर्टिकल 105 देता है। आगे देखो स्टूडेंट, तो व्हाट डू दिस प्रिविलेज इन्फर, यानी कि ये प्रिविलेज क्या कहता है? जैसे कि मैंने कहा है तुम लोग को कि मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट पे कोई भी लीगल एक्शन नहीं हो सकता है, कोई भी स्टेटमेंट वो दे या कोई भी एक्शन वो पार्लियामेंट में करे, तो इस चीज़ को लेके उसको कोर्ट में नहीं घसीटा जा सकता। हाँ, डिफेमेशन सूट नहीं कर सकते हो, कि मानहानि का केस नहीं कर सकते हो कोर्ट में, मानहानि का कभी भी कोर्ट में आप नहीं कर सकते हो, नहीं कर सकते। पार्लियामेंट्री कुछ भी बोले, बात समझे? लोकसभा और राज्यसभा के अंदर पार्लियामेंट कुछ भी बोले, तो ऐसा नहीं कि दूसरा मेंबर जाकर उठ के बोलेगा कि डिफेमेशन केस इसके अगेंस्ट हम करना चाहते हैं क्योंकि इसने मुझे मेरा मानहानि किया है, हमारा कास्ट को लेके बोला है। नो, ये कोर्ट का, ये तुम्हारा हाउस का अंदर का मामला है, बाहर इंटरटेनिंग नहीं हो सकता, इसलिए डिफेमेशन सूट फाइल नहीं किया जा सकता है। नंबर 1, इम्यूनिटी नॉन मेंबर्स को भी है, जैसे मैंने कहा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को भी है, देखो वहाँ पे दिया गया है, मिनिस्टर को भी है जो भी मेंबर नहीं है, बट उसको भी बोलने का अधिकार है, तो उसको भी पावर प्रिविलेज मिलेगा। तीसरा देखो, हाँ, यदि कई बार एक लक्ष्मण रेखा होता है ना, एक मेंबर को बोलने का इतना ही लिमिट होता है, और मान लो कि उस चीज़ को लांघ देता है, उसको बियॉन्ड चला जाता है। यदि मान लो कि मामला ऐसा है कि फ्री स्पीच के आड़ में उसने एक लिमिट को क्रॉस कर दिया, तो उस समय स्पीकर डिसाइड करेंगे, कोर्ट नहीं। स्पीकर कमेटी बना सकता है, जानते हो बहुत कमेटी है, एथिक्स कमेटी बना सकता है, स्पेशल कमेटी बना सकता है, प्रिविलेज कमेटी बना सकता है, स्पीकर देखेगा। उसके बाद अब क्या दंड देना है नहीं देना है फिर पूरा हाउस डिसाइड करेगा, कोई कोर्ट नहीं डिसाइड करेगा। इस चीज़ को समझना। एट द सेम टाइम हमें आर्टिकल 121 को भी ध्यान में रखना है कि कोई भी डिस्कशन पार्लियामेंट में होता है तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, यानी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का जो भी जजेस है उसके बारे में कभी भी डिस्कशन नहीं हो सकता है। यानी कि मान लो कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने कुछ फैसला सुनाया, हाई कोर्ट के जजेस ने कुछ फैसला सुनाया, उस पर टीका टिप्पणी नहीं कर सकते हो आप पार्लियामेंट में। हाँ, एक्सेप्ट द टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ इम्पीचमेंट लगता है जब जजेस का, तो उस समय आप बात कर सकते हो। इस जज को निकालना है तो पार्लियामेंट ही डिसाइड करता है, तो उस समय आप बोल सकते हो कि फलना फलना जज है, उसने सही फैसला नहीं दिया इसलिए उसको इम्पीच कर रहे हैं, उसको निकाल रहे हैं, उसी समय डिस्कशन कर सकते हो। ऐसे किसी कोर्ट ने कोई भी फैसला दिया है, किसी जज ने कोई भी फैसला दिया है, चाहे सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का है, वो फिर तुम लोकसभा राज्यसभा में वो चीज़ नहीं उठा सकते हो, उस पर टीका टिप्पणी नहीं कर सकते हो। ये इसलिए किया गया है ताकि प्रॉपर पावर ऑफ सेपरेशन रहे।
जुडिशरी का बात यहाँ नहीं आना चाहिए और यहाँ का बात बाहर एंटरटेन नहीं होना चाहिए। देखते हो कितना बढ़िया से सेपरेशन किया गया है, समझ में आ रहा है तुम लोग को? चलो आगे देखो। स्टेट लेजिस्लेचर में भी सब चीज लागू होगा। हाँ लागू होगा बिल्कुल, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर ये प्रिविलेज आया कहाँ से? जो इतना अच्छा पावर ऑफ सेपरेशन देख रहे हो, आखिर ये प्रिविलेज आया कहाँ? तो ये प्रिविलेज तुम्हारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का चीज़ है, जानते हो ना? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 कितना कुछ बड़ो किए वहाँ से हम लोग। हमारा जो अभी का कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक तरह से कॉपी पेस्ट है, करेक्ट? 60 to 70% उसका कॉपी पेस्ट है कि नहीं बताओ? तो वही बोला कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 यहाँ पे ये पहली बार प्रोविजंस आया था, पावर और प्रिविलेज। और ये आया कहाँ से स्टूडेंट? ये हम लिए थे जो हाउस ऑफ कॉमन्स, ब्रिटेन में है ना, एक एल्डर हाउस है, हाउस ऑफ एल्डर्स, एंड एक हाउस ऑफ कॉमन्स है। वही चीज़ हम लोकसभा राज्यसभा बोल रहे होते हैं। हाउस ऑफ कॉमन्स का मतलब क्या है? लोकसभा। हाउस ऑफ एल्डर्स का मतलब राज्यसभा। तो वहाँ पे जो ब्रिटेन में जो प्रैक्टिस था उसी चीज़ को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में लिया गया था। बात समझ गए ना? हाँ देखो, इनिशियल ड्राफ्ट में जब शुरू में संविधान बना था तो उसमें रेफरेंस भी था हाउस ऑफ कॉमन को, मैं बाद में उस चीज़ को ड्रॉप कर दिया ताकि हम दिखाने के लिए कि चलो हमें ये इंडिया का अब हिस्सा बन गया है, क्यों हम हाउस ऑफ कॉमन्स वाला वर्ड को हम रखेंगे। बट इनिशियल ड्राफ्ट में था ये, शुरुआत का हाउस ऑफ कॉमन सब लिखा हुआ था। मैं बाद में फिर से उसको अध्ययन किया गया, बोला है कि ये शब्द सही नहीं है, ब्रिटेन का ही हटा दो। हालांकि प्रोसेस ब्रिटेन का ही है, वो वर्ड को हटा दिया, रेफरेंस ऑफ हाउस ऑफ कॉमन शब्द को हटा दिया हमने। हाँ मगर जब सवाल है ये है, क्या ब्रिटेन का जो डेमोक्रेसी है और जो इंडिया का डेमोक्रेसी है, दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। भारत में जो सबसे सर्वोपरि है वो संविधान है, मगर यूके में जो सबसे सर्वोपरि है वो पार्लियामेंट है। कहा गया ना कि पार्लियामेंट एक लड़का को लड़की भी बना सकता है, यूके का लड़की को लड़का भी बना सकता है। याद है ना ब्रिटेन का पार्लियामेंट इतना पावर है, मगर इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में सबसे इंपॉर्टेंट संविधान है। देखो वही लिखा गया कि इंडिया जहाँ पे संविधान सबसे पैरामाउंट है, सबसे सुप्रीम है, वहीं ब्रिटेन में क्या है? पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी है। बात समझे? और ये जो प्रिविलेज है हाउस ऑफ कॉमन का जो 1935 में लिए हैं, ये ओवर द पीरियड डेवलप्ड हुआ है, ओवर द सेंचुरी डेवलप्ड हुआ है। प्रेसिडेंट से अलग अलग जो फैसला है, अलग अलग जो एक्सपीरियंस है, उससे हाउस ऑफ कॉमन्स में इस तरह का प्रैक्टिस हुआ है, और जो भारत ने 1935 एक्ट के थ्रू लिया है। बात समझ में आ गया ना स्टूडेंट? ये सभी चीज़ है। देखो आगे बढ़ो। अब यहाँ पे हमें याद करना होगा सुप्रीम कोर्ट का दो बहुत बड़ा जजमेंट, जहाँ पे देखो मामला क्या है, हम पढ़ क्या रहे हैं? आर्टिकल 105 के बारे में पढ़ रहे हैं। ये कहाँ से ट्रेस आउट हुआ, इसका ओरिजिन क्या है, जेनेसिस क्या है, इसमें क्या प्रोविज़न दिया गया है, क्या उसमें एनीथिंग इज एवरीथिंग होगा? यही ना सवाल है कि कुछ भी चीज़ क्या सब कुछ है? तो संजीवा रेड्डी का केस देखो 1970 में। हाँ, एक तुम्हारा तेज किरण जैन वर्सेस संजीवा रेड्डी का केस हुआ था सुप्रीम। देखो अब हुआ क्या इस मामले में, क्या हुआ था कि जो पूरी शंकराचार्य, जानते हो ना, शंकराचार्य एक बहुत बड़े संत थे, उनके फॉलोअर्स ने ना कोर्ट में प्ली दिया था, याचिका लगाया था कि पार्लियामेंट्रियंस ने, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने कुछ बहुत ही भद्दा कमेंट किया है हमारे गुरु के ऊपर, तो इसलिए सर उसको हम वो करते हैं, कटघरा में डालना चाहते हैं, उसको हम कोर्ट में धकेलना चाहते हैं। मगर कोर्ट ने पलड़ा झाड़ दिया कि वो पार्लियामेंट के अंदर बात हुआ था, हम नहीं पढ़ सकते उसमें। तो मामला क्या है देखो, आखिर इसने क्या किया है? पूरी शंकराचार्य ने कुछ ऐसा स्टेटमेंट दे दिया था जिसके वजह से ना पार्लियामेंट में हड़कंप मच गया था। 1969 में वर्ल्ड हिंदू रिलीजियस कॉन्फ्रेंस हुआ था पटना में, समझ गए ना? यहाँ पे मिलते हैं ना सब बड़े बड़े सब रिलीजियस कॉन्फ्रेंस है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब टाइप के लोग आएंगे यहाँ पे, अपना टीका टिप्पणी करेंगे। तो पूरी शंकराचार्य भी उसके मेंबर थे, हिंदुइज्म से गए थे, और उन्होंने क्या कहा था कि अनटचेबिलिटी वाज इन हार्मोनी विद द टेनेंट्स ऑफ हिंदुइज्म। बताओ, जो छुआछूत है वो बैलेंस्ड है हिंदुइज्म में, यानी कि हिंदुइज्म का एक हिस्सा है, और उस चीज़ को गर्व महसूस करते हुए बोले हैं। हम जानते हैं कि आर्टिकल 17 में छुआछूत को लेके कोई भी तरह का वो नहीं है, कोई भी छूट नहीं है। छुआछूत एब्सोल्यूट बैन है भारत में। मगर पूरी शंकराचार्य ने कितना बड़ा स्टेटमेंट दे दिया
कि हारमोनी है, यानी कि जो तुम्हारा अनटचेबिलिटी भी बहुत अच्छे से बैलेंस है हिंदुइज्म में। एंड नो लॉ कुड स्टैंड इन, और कोई भी लॉ नहीं आ सकता, यानी कि अनटचेबिलिटी जो प्रैक्टिस हो रहा है वो सही है। बहुत भद्दा स्टेटमेंट है पूरी शंकराचार्य का, बात समझे ना। एंड टू वर्क आउट व्हेन द नेशनल एंथम जब प्ले हो रहा था तो उस समय वो निकल गया था। तो इसका मतलब बहुत ही गलत काम किया है पूरी शंकराचार्य ने। तो ये जब तुम्हारा डिबेट हुआ, क्योंकि बहुत बड़ा मामला बन गया ये, समझ रहे हो ना, इतना बड़ा बात हुआ तो पार्लियामेंट में भी डिस्कशन होगा। जब पार्लियामेंट में डिबेट हुआ इस टॉपिक को लेके तो बहुत ही ज़्यादा, है ना, वो पूरी शंकराचार्य को लेकर बहुत ही बड़ा रिमार्क दिया गया कि क्या ये आदमी पागल है क्या अंट बकता है, ये पूरा देश का जो हारमोनी है बर्बाद कर देगा। सही बात है कि नहीं है? आखिर जनता ही डिस्कशन करेगा वहाँ पे, एमपी ही डिस्कशन करेगा वहाँ पे। तो अब इस चीज़ को लेके जो फॉलोअर्स थे पूरी शंकराचार्य का, वो फिर सुप्रीम कोर्ट पहुँच गए कि सर हमारे सर के, हाँ, हमारे जो गुरु है उसके अगेंस्ट कुछ से कुछ बोला है पार्लियामेंट्रियन। तो पहले तो गुरु को ही समझ जाना चाहिए था कि इस तरह का रिमार्क क्यों दिया है। हाँ, तो उस समय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो एनीथिंग है आर्टिकल 105 में वो एवरीथिंग है, हम गलती से भी एंटरटेन नहीं कर सकते इस इशू को। जो भी बोला है कोर्ट के हाउस के अंदर, लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर, वो उसका अपना पावर है, हम नहीं आ सकते हैं। और जो भी बोला वो चाहे गलत हो सही हो, उससे हमको मतलब नहीं, हम नहीं जाएंगे उस डोमेन में। बात समझ गए ना, ये बड़ी बात है ना। तो देखो फर्स्ट टाइम इंटरप्रिटेशन हुआ कि एनीथिंग जो आर्टिकल 105 में है इसका वाइडेस्ट इम्प्लीकेशंस है, यानी कि इसका बहुत बड़ा एस्पेक्ट है और ये इक्विवेलेंट टू एवरीथिंग, कुछ भी करे चार दीवारी के अंदर और सब ओके है, कोर्ट गलती से भी इंटरफेयर नहीं करेगा। रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में करता है, वहीं जहाँ पे नेचुरल जस्टिस वायलेट हो रहा है। जैसे महुआ मित्रा, मैं यहाँ पे महुआ मित्रा का केस लाता हूँ। महुआ में एथिक्स कमेटी बोला है कि महुआ मित्रा को निकाल देना चाहिए। अब महुआ मित्रा को ठीक से सुना नहीं गया लेट्स से, और उसको निकाल दिया गया, तब वो कोर्ट में जा सकती है बोलने के लिए सर हमको प्रॉपर हियरिंग करने ही नहीं दिया, हमको सुना ही नहीं गया ठीक से, और हमको बिना सुने हुए हमको निकाल दिया, हमारा पक्ष को जानना वो समझा ही नहीं, मतलब जानने को समझा ही नहीं, इसलिए हमको निकाल दिया। तो उस केस में वो जा सकती है वहाँ पे। मैं ये बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस, समझ रहे हो ना। ये एक केस हो गया। देखो एक पीवी नरसिम्हा राव का भी केस हुआ था, देखो ये भी इंपॉर्टेंट केस है। 1993 में जानते हो पीवी नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर थे भारत के। माँ ये माइनॉरिटी गवर्नमेंट थे, यानी कि जानते हो कोलिशन का सरकार था स्टूडेंट, और इनके अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन लग गया। नो कॉन्फिडेंस मोशन जानते हो ना, अब सरकार गिर जाएगा। यदि आप ज़्यादा वोट सिक्योर नहीं कर पाओगे तो आपका सरकार गिर जाएगा वहाँ पे। तो इन पे आरोप लगा कि इन्होंने, मतलब नरसिम्हा राव की सरकार ने क्या किया, झारखंड मुक्ति मोर्चा, हाँ, उसे कुछ रूलिंग पार्टी जो उस समय थे झारखंड के, उसको पैसा दिया, ब्राइब दिया, वही हॉर्स ट्रेडिंग जिसको कहते हैं। हॉर्स खरीदना नहीं हुआ, बस उसको पैसा दिया था कि तुम जब नो कॉन्फिडेंस मोशन होगा तो उसमें हमारे अगेंस्ट वोट मत डालना। और ये प्रूफ भी हुआ कि इसने किया था ऐसा। हाँ, तो उसके बाद देखो क्या हुआ कि 251 मेंबर्स सपोर्टिंग इट एंड 265 मेंबर्स अगेंस्ट इट। तो मोशन क्या हुआ, मोशन 251 ने ओके कर दिया और 265 में ओके नहीं किया, तो इसका मतलब मोशन गिर गया, वो तो बच गया उनका सरकार। तो सरकार बचाने के लिए करप्शन प्रैक्टिस हुआ है। तो बाद में वही पाया गया कि 5 जज बेंच ने कहा कि यस ऑर्डिनरी लॉ वुड नॉट अप्लाई, यानी कि ये जो ब्राइब जो लिया है एमपी ने जो लिया है, ये हम नहीं देख सकते हैं, ये हमारा डोमेन में नहीं है, ये चार दीवारी के अंदर हुआ है, इसलिए हम यहाँ नहीं जा सकते हैं। क्योंकि आर्टिकल 105 क्लॉज 2 में जैसे बताएं ना कि कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को आप घसीट नहीं सकते कोर्ट में, कुछ भी चीज़ यदि हुआ है, चाहे वोट के टाइम में कुछ भी बात हुआ हो, यानी कि करप्शन के आड़ में उसको हम नहीं ले सकते हैं, क्योंकि वो पूरा हाउस का हिस्सा है वो। तो फिर पीछे चला गया ना कोर्ट, बात समझे ना। तो इसलिए ये दो केस से हमें साफ साफ स्टूडेंट पता चलता है कि कोर्ट जल्दी पढ़ना नहीं चाहती है, कोर्ट जल्दी आना नहीं चाहती है। और ये दो क्लासिकल एग्जाम्पल है जजमेंट का जिसमें गलत चीज़ हुआ है, स्पेशली सेकंड में तो बहुत गलत चीज़ हुआ, करप्शन का पूरा इशू दिख रहा है तुमको, उसके बावजूद भी कोर्ट इंटरफेयर नहीं की अंदर जाके। इसलिए नहीं की क्योंकि आर्टिकल 105(2) पूरा पावर देता है, प्रिविलेज देता है मेंबर को कि आप किसी को भी वोट करो, आप कुछ भी बोलो, वो आपका अपना पावर है, अपना प्रिविलेज है, आपका अपना इम्यूनिटी है, हम नहीं आएंगे। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इसमें भी दिखता है कि एनीथिंग इज एवरीथिंग।
तो सबसे बड़ा सवाल है महुआ मित्रा में क्या होगा, ठीक है, इसलिए आया है। अब तो समझ में आ गया होगा तुम लोग को। आगे देखते हैं, आगे देखो 414 जीएस पेपर 3 इकोनॉमिक डेवलपमेंट गवर्नमेंट बजटिंग, ये बिजनेस स्टैंडर्ड पेपर में आया था 8 नवंबर को। तो देखो स्टूडेंट, जैसे कि मैंने कहा है कि डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है प्राइवेटाइजेशन करना। जानते हो प्राइवेटाइजेशन दो तरीके से कर सकते हो, या तो माइनॉरिटी स्टेक बेच के 5% 10%, या फिर मेजोरिटी स्टेक बेच के। मेजोरिटी स्टेक का मतलब क्या है कि 51% बेच दिया आपने, और जो मैनेजमेंट कंट्रोल है उससे सरकार हट रही है। जैसे 51% किसी भी PSUs में सरकार का यदि 51% है तो मैनेजमेंट कंट्रोल रहेगा, सब कुछ मैनेज करेगा, फाइनेंस वगैरह सब कुछ। यदि मेजोरिटी बेच दे तो मैनेजमेंट कंट्रोल खत्म। और सरकार ने देखो, याद करना होगा तुमको, 2 साल पहले मोदी गवर्नमेंट ने बोला है कि जितने भी नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर है उस पर हम पूरा डिसइन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उसमें हम 1% भी रखना नहीं चाहेंगे, पूरा हम बेच रहे हैं, या तो बेच रहे हैं या फिर ख़त्म कर रहे हैं उस चीज़ को। याद करो टाटा एयरलाइंस, हाँ एयर इंडिया भारत सरकार ने नेशनलाइज करके अपने हाथ में रख लिया था ना, और उसके बाद क्या किया मोदी गवर्नमेंट ने, क्या किया, फिर टाटा ग्रुप को बेच दिया, क्यों, पता है कि रखने से कोई फायदा नहीं है। अब तुम खुद सोचो, सरकार का काम तो सीमेंट बनाना नहीं है, सरकार का काम तो होटल बनाना नहीं है, होटल को मेंटेन करना नहीं है, वो काम तो प्राइवेट करे ज़्यादा बेटर है। इसलिए जहाँ सीमेंट सरकार, क्यों जानते हो कि 1991 से पहले एक जो डिटर्जेंट बनेगा, एक सॉप बनेगा, वो भी सरकार का ही कंपनी बना रही थी, PSU सब बना रही थी। तो 1991 के बाद ये सब चीज़ को कम कोशिश किया गया कम करने का, अब प्राइवेट प्लेयर ही इस चीज़ को कंट्रोल करे, तो मार्केट विल डिसाइड बेटर। बात समझ गए ना। और जितने भी स्ट्रेटेजिक सेक्टर है, स्ट्रेटेजिक मतलब बैंकिंग, इंश्योरेंस, एटॉमिक एनर्जी, उसमें सरकार अपना प्रेजेंस रखे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है वो, कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है, तो वो स्ट्रेटेजिक सेक्टर सरकार ने रखा है। मगर सरकार ने यहाँ पे भी बोला है, 2 साल पहले की बात है, सरकार ने बोला कि यहाँ पे भी हम बेयर मिनिमम प्रेजेंस रखना चाहेंगे, बहुत कम प्रेजेंस रखना चाहेंगे। स्ट्रेटेजिक में बहुत कम, बहुत ज़्यादा स्ट्रेटेजिक है तो उसमें प्रेजेंस रखेंगे, और यदि स्ट्रेटेजिक भी बहुत टाइप का होता है उसमें भी कम ही प्रेजेंस रखने का प्रयास करेंगे। और जितने भी नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर है उसको तो पूरा हम डिसइन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि सरकार ने चलो 2 साल पहले इस तरह का ब्लूप्रिंट दिया है, मगर कितना डिसइन्वेस्टमेंट हुआ है, सवाल तो ये उठता है। इस बार जब तुम लोगों को बजट पढ़ाया गया था तो वहाँ पे डिसइन्वेस्टमेंट शब्द भी नहीं था, और अदर्स वर्ड आया था, याद करो क्लास में पढ़ाए थे, और हमने तुमको बोला था ये चीज़ कि देखो इतना कम राशि आया है, इतना कम राशि प्राप्त किया है डिसइन्वेस्टमेंट करके, कि वहाँ पे प्राइवेटाइजेशन या डिसइन्वेस्टमेंट वर्ड भी नहीं आया है, अदर्स था ना वहाँ पे, बिल्कुल। तो यहाँ पे तुम लोग देखो 2020 और 21 में जो तुम्हारा ब्लैक सेल दिया गया है, नीचे देखो 2020 और 21 में गवर्नमेंट, देखो गवर्नमेंट ने कितना, बताओ, गवर्नमेंट का टारगेट था 2.1 लाख करोड़ हम क्या करेंगे, डिसइन्वेस्टमेंट करेंगे। कितना मिला, केवल 32,000 करोड़। कितना लंबा टारगेट छूट गया, समझ में आ रहा है ना। सरकार का इच्छा था कि हम PSU सबको बेच के ना कितना कमाएंगे, 2.1 लाख करोड़ कमाएंगे। बजट में आता है ना स्टूडेंट, इतना विजन रहता है कि 1 साल में इतना हम डिसइन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। कितना अल्टीमेटली रियलाइज हुआ मनी, ओनली 32,000। मैसिव चूक है ना ये। अब देखो यहाँ पे देखो तुम, अब करंट फाइनेंशियल ईयर का मतलब क्या है, 2023 और 24 और 25 में इस बार कितना रखा गया, देखो, क्योंकि 20 और 21 में ही टेंशन हो गया था कि 2.1 लाख रखे तो कितना रिलाइज हुआ, 32। इसलिए इस बार हम लोग लिमिट भी बहुत कम कर दिया कि 51,000 करोड़ हम रिलाइज करने वाले थे इस बार बजट के हिसाब से। अभी तक कितना हुआ स्टूडेंट, ओनली 8,000 करोड़। 8-9 महीना बीत गए, नवंबर आ गया है, ये समझ रहा है ना, नवंबर आ चुका है, ठीक है ना, ये 8-9 महीना कंप्लीट हो चुका है ये फाइनेंशियल ईयर का। ओनली यू रियलाइज 8,000 करोड़, और तुमने टारगेट कितना रखा, 51,000 करोड़ का। इसका मतलब कितना कम डिसइन्वेस्टमेंट हुआ, मेजर फेलियर है कि नहीं है। यदि मैं 1991 से लेकर अभी तक का बात करूं तो थोड़ा बहुत सक्सेसफुल दिखा था अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में। अटल जी के टाइम में डिसइन्वेस्टमेंट अच्छा रिजल्ट आया था, डिसइन्वेस्टमेंट में बहुत अच्छा से रियलाइज हुआ था। ना शुरू में हुआ, ना 1991 के बाद हुआ, ये 2000 के टाइम में अच्छा रियलाइज हुआ था, ना ही अभी उतना अच्छा हुआ है। अब यहाँ पे तुम लोग देख लो, तो इसलिए 24 और 25 में ये कहा जा रहा है स्टूडेंट आने वाले समय में यहाँ पे भी 15 और 20% से चूक हो सकता है डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट। यानी कि मान लो कि 100 रुपया रख रहे हैं तो केवल 75 रुपया ही बिक पा रहा है या 80 रुपया ही बिक पा रहा है। हाँ, तो 24 और 25 फाइनेंशियल ईयर के लिए भी रखा गया है।
22 और 23 में देखो, 22 और 23 में देखो टारगेट कितना था, 65,000 करोड़ का था। गवर्नमेंट कितना रेज कर पाई, मात्र 35,000 करोड़। देखो वहाँ पे, हाँ, एक ही ईयर सरकार के लिए बहुत ही खूबसूरत रहा था, वो तुम्हारा है 18 और 19 का, जिसमें सरकार का टारगेट था 80,000 करोड़ और सरकार ने कितना अर्जित किया था, 85,000 करोड़। तो उसमें जितना सोचे तो उससे ज़्यादा कर लिए। तो देखो वही बात है, 18-19 में किए, फिर 20 और 21 में कुछ ज़्यादा ही टारगेट रख दिए 2.1 लाख करोड़ का। कितना रिलाइज हुआ, ओनली 32,000 करोड़। होप सो तुमको ट्रेंड पता चल गया होगा। तो फेलियर है कि नहीं है बताओ, तो समझ में आ रहा है ना तुम लोग को। आगे देखो, देखो यही मैं बोल रहा था, डिसइन्वेस्टमेंट प्रेजेंस ओनली इन स्टडी सेक्टर। 2 साल पहले सरकार का ब्लूप्रिंट आया, सरकार ने बोला कि जो डिसइन्वेस्टमेंट होगा, ठीक है, हर जितने भी नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर, नीचे देखो तो नॉन स्ट्रेटेजिक वर्ड दिया गया है ना, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस, वो पूरा प्राइवेटाइज कर दिया जाएगा या फिर उसको क्लोज कर दिया जाएगा। सरकार नहीं रखना चाहती है नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर को। ये 2 साल पहले ब्लूप्रिंट दे दिया था सरकार ने, मोदी गवर्नमेंट ने। हाँ, जहाँ तक सवाल है स्ट्रेटेजिक सेक्टर का, तो स्ट्रेटेजिक सेक्टर तुम लोग देख सकते हो यहाँ पे, एटॉमिक एनर्जी, स्पेस एंड डिफेंस, क्या है स्ट्रेटेजिक सेक्टर है, नंबर 1। ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन, ये स्ट्रेटेजिक सेक्टर है। पावर, पेट्रोलियम, कोल, जानते हो ना, एनर्जी सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये सभी चीज़। एंड चौथा नंबर क्या है, बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, ये भी क्या है तुम्हारा, ये भी तुम्हारा स्ट्रेटेजिक सेक्टर है। तो देखो स्ट्रेटेजिक सेक्टर में भी ये बोला गया है कि यहाँ पे भी बेयर मिनिमम PSUs रहेगा, ये बहुत कम प्रेजेंस रहेगा सरकार का। या तो ज़्यादातर तुम्हारा स्टडी सेक्टर में भी प्राइवेटाइज कर दिया जाएगा या मर्ज कर दिया जाएगा। जानते हो ना, जब काम नहीं करता है ठीक से PSUs तो मर्ज कर दिया जाता है। SBI बैंक का कितना मर्जर हुआ है, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर SBI में मिला दिया। कई बार होता है ना, 2 बैंक को हाँ मर्ज कर दिए, तो ये प्रॉब्लम है, समझ गए ना। तो स्ट्रेटेजिक सेक्टर में भी बेयर मिनिमम प्रेजेंस रखना चाहता है सरकार, क्योंकि देखो सरकार को ये पता है कि PSUs जो नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर है वो PSU रखने से फायदा नहीं है, उसको बेच दो, प्राइवेट प्लेयर विल डिसाइड बेटर। सीमेंट इंडस्ट्री रखने की क्या जरूरत है, सीमेंट सरकार का है क्या, प्राइवेट प्लेयर को तो मार्केट अच्छे से डिसाइड करेगा। क्या साबुन होटल सरकार चलाएगी क्या, प्राइवेट प्लेयर बेटर चलाएगा, है कि नहीं बताओ। तो 1991 से पहले एक छोटा से छोटा चीज़, छोटा से लेकर बड़ा चीज़, हर चीज़ सरकार कंट्रोल करते थे। हाँ, मैं BSNL देखो, यहाँ मुझे BSNL का याद आ रहा है, BSNL भारत सरकार को कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि जितने भी बॉर्डर एरियाज है वहाँ पे BSNL का ही कनेक्टिविटी है। तो वो देखो BSNL सरकार देखो नहीं चाह के भी सरकार उसको पैसा लगा रही है, अलग से ब्लीडिंग हो रहा है, पैसा का ब्लीडिंग हो रहा है, पैसा बहुत बह रहा है, फिर भी BSNL को संभाल के रखा है सरकार ने। क्यों, वो बहुत ही स्ट्रेटेजिक चीज़ है। बॉर्डर एरियाज में भी BSNL ही चलता है, जितने भी हमारे आर्मी भाई लोग सब है सब BSNL ही यूज़ करते हैं नेटवर्क से। अब देखो व्हाट इज द मेन, आखिर डिसइन्वेस्टमेंट जो करते हैं उसका मेन एम क्या है, मैं बता चुका हूँ। डिसइन्वेस्टमेंट प्रोग्राम का ये है कि सरकार जो चाहती है अपना पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से वो निकलना चाहती है, ठीक है। जो वैल्यू अनलॉक है, जैसे वैल्यू अनलॉक का मतलब क्या है कि 100% यदि सरकार का अपना शेयर है तो 5% बेच के सरकार तो बहुत सारा अपफ्रंट मनी कमा सकती है। तो वैल्यू अनलॉक है ना, उसको लॉक कर रही है, मतलब पैसा कुछ अर्जित कर रही है, और जो पैसा आएगा तो फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए जाएगा वो। तो वही वैल्यू को अनलॉक करने के लिए, जो वैल्यू लॉक है उसको अनलॉक करने के लिए, यानी कि वहाँ से कुछ क्रिएट हो जाएगा। फिजिकल कॉस्ट देखो, अब तुम खुद देखो, अब सरकार यदि बार बार यदि मार्केट से बोरो करे तो फिजिकल डिफिसिट तो बढ़ते चला जाएगा। अब फिजिकल डिफिसिट बढ़ने का मतलब पब्लिक डेट बढ़ना, अब पब्लिक डेट बढ़ना मतलब एनुअल पेमेंट ज़्यादा करना पड़ता है उसको, कल बताए थे इंटरेस्ट ज़्यादा देना पड़ता है। तो सरकार सबसे बेटर है कि PSUs को बेचे, 5% बेचे, 10% बेचे, और वो पैसा आएगा तो वो भी तो फिजिकल डिफिसिट को ब्रीच करने में हेल्प होगा, और सरकार का अपना पैसा है वो। तो इसलिए देखो फिजिकल कॉस्ट घटेगा इससे। एंड प्रोवाइड रिसोर्सेज टू इंक्रीज पब्लिक इन्वेस्टमेंट, देख रहे हो ना, जो प्रायोरिटी एरियाज, जैसे प्रायोरिटी एरियाज में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इंडस्ट्री डेवलपमेंट है ना, अर्बन प्लानिंग, उसमें सरकार उस पैसा को खर्च कर सकती है। तो सरकार ये कदम ले। हाँ, प्राइवेटाइजेशन करेंगे हम लोग सेंट्रल पब्लिक सेक्टर्स का, तो इससे क्या है, परफॉर्मेंस और इंक्रीज हो जाएगा। देखो 100% यदि सरकार PSUs को लेकर चलती है, एफिशिएंसी नहीं है, कंपटीशन ही नहीं आएगा, वो कंपिटेटिव ही नहीं बन पाएगा। यदि तुम्हारे और मेरा ऐसा आदमी उसमें यदि मेंबर हो, शेयर होल्डर हो, तो हम सवाल पूछेंगे ना, हम बोलेंगे हमारा तो अभी तक डिविडेंड्स नहीं आया है, हम 5% शेयर होल्ड कर रहे हैं, हमको पैसा मिलना चाहिए। तो ये जो सवाल जवाब है ना, इसके वजह से एफिशिएंसी बढ़ता है किसी भी PSUs का। तो सरकार यही चाहती है
कि परफॉर्मेंस बढ़े, इसलिए वो क्या करती है, पीएसयू सब का माइनॉरिटी स्टेक बेचती है। हाउएवर, तुम जानते हो ये चीज़ को कि ऑल इज नॉट वेल विद डिसइन्वेस्टमेंट प्रोग्राम फेलियर है। अभी जस्ट आंकड़ा देखे ना तुम लोग, सरकार ने कितना सोचा था, कितना रियलाइज हुआ। तो देखो यहाँ पे वही बात है कि कुछ नहीं हो पाया। द प्रोग्राम हैज़ मेनली बीन यूज्ड ओवर द ईयर्स टू कंटेन द फिजिकल डिफिसिट विथ माइनॉरिटी। देखो ज़्यादातर इसमें ध्यान ये दिया गया अभी तक कि जो फिजिकल डिफिसिट हो रहा है उसको ब्रीच किया जाए तुम्हारा माइनॉरिटी स्टेक सेल करके, वहाँ से पैसा आएगा, फिजिकल डिफिसिट को ब्रीच कर दिया जाएगा। अभी तक यही किया गया है। हाँ, सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता है क्या है? अब बताओ, भारत सरकार का, जैसे मान लो कि भारत सरकार का एक पीएसयूज है वो पूरा गिर रहा है, उसका परफॉर्मेंस बहुत खराब है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि भारत सरकार का दूसरा पीएसयूज उसको खरीद रहा है, तो ये तो डिसइन्वेस्टमेंट नहीं हुआ प्रॉपर सेंस में। जैसे मान लो कि LIC अब दूसरे IDBI बैंक को खरीद रही है, ये सही है? तो वही देखो, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि वन सेंट्रल CPC तुम्हारा बेच रहा है दूसरे को, और गवर्नमेंट इसमें बोल रही है कि ये डिसइन्वेस्टमेंट हो गया। डिसइन्वेस्टमेंट कैसे हुआ? एक पीएसयू मतलब सरकार का और दूसरा पीएसयू भी सरकार का, एक पीएसयू दूसरे पीएसयू खरीद रहा है, तो पब्लिक सेक्टर, ये तुम्हारा पब्लिक का कहाँ कंट्रीब्यूशन आया इसमें? तो ये भी गलत नीति है, यहाँ पे ये भी तुम्हारा गलत नीति है, समझ गए? लेट अस होप द थिंग्स टू बी इन द राइट पर्सपेक्टिव एज वी गो फॉरवर्ड। तो कोशिश करते हैं कि जो डिसइन्वेस्टमेंट का जो प्रोग्राम है वो सही प्रोसेस में गुजर सके। अब देखो हमें कितना इंपॉर्टेंट है कि डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसीड करके हम कैपिटल एक्सपेंडिचर करेंगे, इससे हमारा जो फिजिकल कंसोलिडेशन पाथ है उसमें हम मूव कर सके। इसका मतलब क्या है कि हमें फिजिकल, देखो जितना तुम फिजिकल डिफिसिट बढ़ाओगे उतना ही कंट्री के लिए नुकसान है। याद करो, इसी के लिए NKC कमेटी भी बैठा, इसी के लिए FRBM एक्ट आया है ना। जानते हो कि फिजिकल डिफिसिट जितना कम हो उतना बेटर है। तो कहीं ना कहीं यदि पीएसयूज को यदि डिसइन्वेस्टमेंट करते हो तो जो पैसा जो अर्जित होगा वो पैसा फिजिकल डिफिसिट को ब्रीच करने में बहुत हेल्प होगा, और जब ब्रीच करने में हेल्प होगा तो जो सरकार का जो स्टैंड है बजट का वो पूरा फिजिकल कंसोलिडेशन होगा, यानी कि फालतू का पब्लिक डेब्ट नहीं बढ़ेगा उससे। नंबर 1 ये फ़ायदा होगा। दूसरी बात ये है कि पॉलिसी क्लैरिटी होना चाहिए, और सरकार को कोशिश करना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पब्लिक इन्वेस्टमेंट जुड़े उससे, ना बल्कि एक पीएसयू का दूसरा पीएसयू खरीद रहा है, जो पीएसयू परफॉर्म नहीं कर रहा है उसको दूसरा पीएसयू खरीद रहा है, वो सही नीति नहीं है आपका। कोशिश होना चाहिए कि पब्लिक का शेयर होल्डिंग उसमें हो, पब्लिक का शेयर होल्डिंग होगा तो ज़्यादा बेटर होगा। क्यों? पब्लिक सवाल पूछेगा कि हमारा डिविडेंड अभी तक क्यों नहीं आया, इसका रिजल्ट क्या हुआ, इससे रियल सेंस में परफॉर्मेंस इंक्रीज होगा स्टूडेंट। इसलिए डिसइन्वेस्टमेंट पे काम करना चाहिए, उसको इंक्रीज करना चाहिए, इसका पेस को। और लास्ट वन क्या है, द प्रोसेस शुड ऑल्सो बी फास्ट ट्रैक्ड, यानी कि जितने भी स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट का बात हो वो भी फास्ट ट्रैक होना चाहिए। कितने सेक्टर जो स्ट्रेटेजिक सेक्टर है उसको डिसइन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इसका भी शॉर्ट लिस्टेड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। सरकार ने तो ये बोला है कि ठीक है स्ट्रेटेजिक सेक्टर पे हम बेयर मिनिमम प्रेजेंस रखेंगे, मगर कितना सेक्टर तुम्हारा स्ट्रेटेजिक है उस पर तो सरकार ने बात नहीं किया। क्या 10 है, 15 है, 20 है, 50 है, उस पर सरकार ने बात नहीं किया है। तो वो भी शॉर्ट लिस्टेड होना चाहिए, और जल्द से जल्द तुम्हारा डिसइन्वेस्टमेंट होना चाहिए, क्योंकि डिसइन्वेस्टमेंट जितना कंट्री में होगा उतना ही तुम्हारा फिजिकल डिफिसिट ब्रिज होगा। समझ में आया तुम लोग को? खत्म हो गया। आगे देखो लास्ट वन 415 GS पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन, इफेक्ट ऑफ पॉलिसीज एंड पॉलिटिक्स ऑफ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज ऑन इंडियाज इंटरेस्ट एंड इंडियन डायस्पोरा। ये तुम्हारा हिंदू पेपर में आया था 15 अक्टूबर को। तो देखो मामला क्या है, 10 साल हो गया है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चाइना का, समझे ना, जानते हो ना BRI, समझ रहे हो ना, BRI तुम्हारा क्या है, चाइना का है। चाइना ने बोला था ना एंशियन जो सिल्क रूट है उसको हम रिवाइव कर रहे हैं हम। और जानते हो कि चाइना का दबदबा एंशियन इंडिया में भी उतना ही रहा था बिकॉज ऑफ इट्स ट्रेड। देखो जो प्रेसिडेंट है चाइना का शी जिनपिंग, इसने बहुत सारे लीडर्स को बुलाया, बात समझे, और एक मीटिंग रखा। क्यों मीटिंग रखा? क्योंकि 10 साल तुम्हारा BRI का हो गया था इसलिए। हाँ, फॉर द थर्ड बेल्ट एंड रोड, ये तीसरा बार तुम्हारा रोड एंड बेल्ट जो तुम्हारा है ना बेल्ट एंड रोड फोरम जो क्रिएट किया गया, उसमें बहुत सारे डजन्स ऑफ लीडर्स को बुलाया गया। वही लीडर्स को बुलाया गया जहाँ से तुम्हारा BRI पास होता है, जैसे पाकिस्तान हो गया, जैसे ब्राज़ील हो गया, बहुत सारा कंट्री है। हाँ, इसमें देखो तुम जानते हो कि ये जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है चाइना का, इसने कितना काम किया इस पर, बहुत सारा बिलियंस ऑफ पैसा खर्च किया है तुम्हारा रेलवे कनेक्शन टू यूरोप उसके लिए,
पोर्ट पे भी लॉट्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए खर्च किया है, एशिया में स्पेशली, है ना। हाई स्पीड रेलवे बनाने का बात किया अफ्रीका में, साउथ ईस्ट एशिया में। ये सब प्रोजेक्ट तुम्हारा BRI के अंतर्गत ही आता है। और देखो सबसे बड़ा सवाल ये है, चाइना की क्रेडिबिलिटी पे शक होता है। जानते हो ना, चाइना का ज़्यादातर मनी जो है वो जो प्रोजेक्ट बनता है वो सब वाइट एलिफेंट प्रोजेक्ट बन जाता है। चाइना ये नहीं देखती कि वहाँ पे क्या तुम्हारा ट्रैफिक है, कितना मार्केट है। चाइना क्या करती है, आंख बंद करके पैसा दे देती है। यहीं पे चाइना का स्ट्रेटजी और जो वर्ल्ड बैंक, IMF या डेवलप कंट्री का स्ट्रेटजी में अंतर आ जाता है। जैसे USA जो लोन देगी वो देख के देगी कि ये प्रोजेक्ट कहाँ पे खर्च होगा, यानी कि पैसा कहाँ पे किस प्रोजेक्ट पे खर्च होगा। यदि कुछ अनवाइबल प्रोजेक्ट बना देते हैं तो कंट्री का भी नुकसान होगा और रीपेमेंट भी ठीक से नहीं हो पाएगा। देखते हो IMF किसी को भी बेल आउट करती है या पैसा राशि देती है तो पूरा टर्म्स एंड कंडीशन के साथ देती है कि तुमको पहले ये काम करना होगा, तुमको टैक्स बढ़ाना होगा, यहाँ पे काम करना होगा, ऐसा काम करना होगा, तभी हम तुमको लोन देंगे। तो प्री कंडीशन कोई ख़राब चीज़ नहीं है। आज चाइना क्या है कि कभी प्री कंडीशन नहीं देता है। चाइना को पता है कि पैसा नहीं लौटाएगा इसका ज़मीन ले लेंगे हम। वही चेकबुक डिप्लोमेसी जो हम्मन टोटा के साथ हुआ, कोलंबो में एयरपोर्ट के साथ हुआ, समझ रहे हो ना। बिल्कुल। तो देखो सवाल है, बहुत सवाल है। देखो डेप्ट बर्डन बढ़ा कि नहीं बढ़ा, जितने भी BRI पार्टनर बहुत डेप्ट, जैसे श्रीलंका क्या हाल हुआ, जाम्बिया क्या हाल हुआ, बहुत कर्ज के तले डूब गया ये BRI के वजह से। और चाइना ह्यूज इन्वेस्टमेंट, अब बाद में ये पैसा ही नहीं लौटा पाया ये सब कंट्रीज सब। तो क्या करेगा, हम्मन टोटा को ले लिया 99 ईयर्स लीज में, नुकसान हुआ कि नहीं हुआ श्रीलंका का। स्ट्रैटेजिक जगह है, हम्मन टोटा दिखाए थे ना कल। तो आगे देखो, यहाँ पे देखो इस ग्राफ में तुमको बहुत कुछ समझने को मिलेगा। देखो विथ BRI, देखो अब चाइना, देखो चाइना कितना चालाक है। अब चाइना ने क्या किया कि BRI जाल बिछाया, बहुत सारा कंट्री उसके मेंबर बने। तो देखो BRI तो एक तरीका है, मगर बायलैटरल ट्रेड बढ़ जाएगा ना। जिस कंट्री से BRI पास होगा, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, वहाँ से बायलैटरल ट्रेड बढ़ जाएगा। देखो चाइना को कितना फायदा हुआ इससे कि वैल्यू ऑफ चेन चाइना इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट विद BRI कंट्री एंड इट्स शेयर इन चाइना टोटल ट्रेड, देखो बढ़ते बढ़ते देखो 46 चला गया, 46% चला गया। तो कहने का मतलब क्या है कि चूंकि बहुत सारा कंट्री BRI का रूट का हिस्सा है, इसलिए चाइना का ट्रेड उसके साथ बायलैटरल भी बढ़ते चला जा रहा है। ये मजबूरी है उन लोग का भी। दूसरा देखो, मगर ये जो ह्यूज डेप्ट हो रहा है इसके वजह से चाइना का इन्वेस्टमेंट कम हो रहा है। देख रहे हो ना, ग्राफ नीचे गया ना, ग्राफ नीचे गया करने का वो याद करने की जरूरत नहीं कितना इन्वेस्टमेंट हो रहा है। मैं देखो एक टाइम में देखो 2017 में देखो ग्राफ कितना ऊपर था, या 2014 में ग्राफ कितना ऊपर था। अभी रिसेंट टाइम में देख रहे हो ना ग्राफ नीचे गया है ना। इसका मतलब चाइना को भी पता चल चुका है कि ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने से फायदा नहीं है, और बाकी कंट्री को भी पता चल चुका है कि जो चाइना पैसा दे रहा है उससे तुम्हारा वाइट एलिफेंट प्रोजेक्ट बन रहा है, यानी कि वायबिलिटी नहीं है। तो चाइना ने भी बहुत कम इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया। देखो यहाँ पे वो तुमको ग्राफ में दिख रहा होगा। आगे देखो स्टूडेंट, तो ये जो BRI जो लॉन्च किया, किसने किया था? अभी के जो प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग, इसने किया था तुम्हारा 10 साल पहले। इसलिए ये 10th जो ईयर है, 10वां साल ये मना रहा था ये 3rd फोरम में। देखो अब इसमें तुमको समझना होगा कि ये लैंड बेस्ड सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट, ये पूरा एनर्जी पे फोकस किया, इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस करने का बात था, कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट फोकस करने का बात था यूरेशिया में। और इसको सबसे पहले जो अनवील किया था शी जिनपिंग ने किया था, कजाकिस्तान में किया गया था। शुरू में मैं बता रहा हूँ, फिर बाद में इसमें और भी कंपोनेंट जोड़े गए, मैरीटाइम सिल्क रूट भी जोड़ा गया इसमें। ये इंडोनेशिया में जोड़ा, इंडोनेशिया में ये अनाउंस किया गया। तो समझ लो कजाकिस्तान में क्या अनाउंस किया गया था, सिल्क रोड किया गया था। अभी रोड था बाबू, रोड मतलब क्या होता है, लैंड का कनेक्टिविटी। और इंडोनेशिया में क्या है तुम्हारा, मैरीटाइम रूट का बात किया गया था। दोनों को जोड़ दिए तो क्या हुआ, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। बात समझ गए ना। ये जो चाइनीज वर्ड है देखो यहाँ पे, ई लू, इसका मतलब वन बेल्ट वन रोड। बात समझ गए ना। तो प्रोजेक्ट का पहला जो नाम था वन बेल्ट वन रोड था, वन बेल्ट वन रोड था। बाद में इसका नाम चेंज करके बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव कर दिया गया, BRI कर दिया, जो कि अभी हम बोलते हैं BRI बोल रहे होते हैं। बात समझ गए ना। हाँ आगे देखो, तो इसमें कितने कॉरिडोर्स आते हैं। लैंड बेल्ट देखो, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, भारत इसका मेंबर बना नहीं बना। भारत ने क्या बोला कि POK से पास होता है, इसलिए हम इसका मेंबर नहीं बन सकते हैं, क्योंकि हमारे सॉवरेनिटी के अगेंस्ट है ये। समझ रहे हो ना। तो इसमें देखो कितने कॉरिडोर, 6 कॉरिडोर्स है। तो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पहला कॉरिडोर हो गया, न्यू यूरेशिया लैंड ब्रिज इकोनॉमिक कॉरिडोर, इंडिया इंडो चाइना पेनिनसुला इकोनॉमिक कॉरिडोर,
चाइना मंगोलिया रसा इकोनॉमिक कॉरिडोर, चाइना सेंट्रल एशिया वेस्ट एशियन इकोनॉमिक कॉरिडोर, एंड लास्ट वन क्या है BCIM। इंडिया इसमें ज्वाइन नहीं किया, इसलिए इसका नामकरण चेंज कर दिया। देखो नीचे लिखा गया होगा, सेकंड इंडिया का पोजीशन को देखते हुए लास्ट वाला जो चीज़ है उसको चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर बना दिया गया, क्योंकि इंडिया ने अपोज किया इसको कि हम इसमें भी जुड़ना नहीं चाहते, क्योंकि इट इज़ अगेंस्ट माई सॉवरेनिटी। नहीं तो अरुणाचल प्रदेश ऐसे भी जानते हो, अरुणाचल प्रदेश को भी लेके भी टेंशन ही है दोनों के बीच में। तो ना चाइना ने CPEC ज्वाइन किया, ना ही इंडिया ने CPEC ज्वाइन किया, ना ही तुम्हारा इंडिया ने BCIM ज्वाइन किया। तो इंडिया ने बोला कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव हम बिल्कुल नहीं ज्वाइन करेंगे, ठीक है, क्योंकि इट इज़ अगेंस्ट माई सॉवरेनिटी। वही चीज़ वहाँ पे लिखा गया है, समझ गए ना। आगे देखो, हाँ बट ठीक है, असेसमेंट तो हमेशा होते रहेगा कि BRI कितना सक्सेसफुल है और कितना सक्सेसफुल नहीं है। एक सवाल तो, एक चीज़ तो तुम लोग को साफ साफ नज़र आएगा कि कहीं ना कहीं BRI का जो सबसे बड़ा मैसेज ये है कि अब चाइना भी शांत नहीं है, चाइना भी अपने एम्बिशंस को लेके, अपने एसेंडेंसी को लेके, सुप्रीमेसी को लेके रेज कर रहा है। अब तुम इसको इग्नोर नहीं कर सकते हो, ये मैसेज गया है BRI से, ये बिगेस्ट सक्सेस है BRI का। तो देखो चाइना के लिए अनडाउटली जो BRI जो है बिगेस्ट सक्सेस है, इसलिए क्योंकि इसने एक नैरेटिव गढ़ा पूरा दुनिया में कि यस वर्ल्ड की चाइनीज एसिडेंसी का समय है ये, चाइनीज एम्बिशन का समय है ये। हम भी पीछे नहीं है, US हमको पीछे नहीं समझे, हमारा दुनिया में प्रेजेंस समझे, इसका प्रेजेंस एशिया में है, अफ्रीका में, लैटिन अमेरिका में। देखो आज यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डिफिसिट है, देखो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है। ब्राज़ील देखोगे बच्चे लोग, अर्जेंटीना देखोगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है। एशिया में बहुत सारा जगह पे इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है। तो ऑब्वियसली सी बात है, जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, ये कंट्री लोग भी इन्वाइट करेंगे चाइनीज़ को। अब देखो चाइना का पता है दिक्कत क्या है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, चाइना लोन भी दे देता है और चाइना का कंपनी भी चला जाता है बनाने के लिए। तो चाइना को फायदा कितना है, चाइना लोन भी दे दिया और चाइना का कंपनी ही सब इंगेज्ड है वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए भी। तो अब मगर ये जितने भी कंट्रीज़ का नाम मैं बोल रहा हूँ, बहुत सारे एशिया कंट्री हुआ, अफ्रीका का हुआ, जानते हो अफ्रीका में रेलवे नेटवर्क बन गया, वो कोई भाईवाल ही नहीं है। उसको अभी रियलाइज होता है कि यार चाइना ने तो बेकार में हमको दे दिया, पैसा फंसा दिया हमको। देखो हाँ, तो BRI अनडाउटली BRI की वजह से चाइना को एक फ्रेम मिला कि ये भी क्या है, ग्लोबल मास्टर, ये भी ग्लोबल इंटरकनेक्टेड मास्टर प्लान है, यानी पूरा दुनिया में जोड़ने वाला प्लान है। इसलिए यस चाइना भी कम नहीं है, ये भी एक क्या है, बड़ा लीडर है वर्ल्ड का, जस्ट लाइक यूनाइटेड स्टेट्स। तो देखो हाँ, इसमें क्या है कि देखिए ये कोई मल्टीलैटरल इनिशिएटिव नहीं है, इसमें क्या है कि बायलैटरली हो रहा है। जैसे चाइना का BRI यदि अर्जेंटीना से पास हो रहा है, ब्राज़ील से हो रहा है, तो फिर बायलैटरल टाइज होगा। देखे थे ना, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ट्रेड में बहुत बढ़ोतरी हुआ उसका। और देखो चाइना हमेशा अपने क्रेडिबिलिटी के लिए तो बहुत पीछे है, ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी बहुत पीछे है। अब देखो BRI पे वही अपोनेंट और प्रोपोनेंट, पहले प्रोपोनेंट का व्यू देखते हैं। जो भी कंट्री ज्वाइन किए BRI को, तो उसमें ह्यूज इन्वेस्टमेंट हुआ और ट्रेड भी बहुत ज़्यादा हुआ चाइना के साथ में। और इसका फ़ायदा क्या हुआ तुम्हारा कि देखो लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ है। जैसे वाइट पेपर के हिसाब से देखोगे 2023 और 22 बीच में BRI पार्टनर्स का जो एनुअली जो ट्रेड है वो बहुत बढ़ा है, 6.4% से बढ़ा है। बात समझे, यानी कि $19 ट्रिलियन तक गया है। और इन्वेस्टमेंट का बात करेंगे 380 बिलियन डॉलर हुआ है। हम कह सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट अच्छा खासा हुआ बिकॉज ऑफ द इंटरलिंकिंग इनटू BRI। समझ गया प्रोग्राम। हाँ, अपोनेंट का व्यू क्या है, अपोनेंट का व्यू ये है कि देखिए ये तो पार्टनर को फंसाने का ना काम कर रहा था, ये लोग ये डेब्ट ट्रैप में फंसा दिया और उसके बाद जानते हो कि नहीं निकल पा रहा, तो हमन टोटा वाला हालत हो गया। फिर जैसे हमन टोटा किए ना, कन्वर्ट कर दिए, वो रिपेमेंट नहीं दिया, जाम्बिया क्या हुआ। तो वही बोल रहा है कि ये जो रियलिटी है BRI का वो अनकोऑर्डिनेटेड है, समझे ना, वो एडॉक है। और तुम खुद देखो यहाँ पे जो लेंडर्स है वो सब तुम्हारा स्टेट ओन्ड बैंक, यानी कि खुद तुम्हारा चाइना का बैंक है, अपना चाइना का एक्सिम बैंक है। और भी जो चाइना फाइनेंस, यानी कि चाइना का जितने भी सरकार जो कंट्रोल किया वही पैसा दे रहा है। तो चाइना कंपनी सब जाकर वहाँ पे काम कर रहा है। तुम खुद देखो पाकिस्तान में कब चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बना ना, तो कहाँ पाकिस्तान पूरा उसका इकोनॉमी पूरा ट्रांसफॉर्म हो गया, जरा बताना हमको। कुछ नहीं, पाकिस्तान तो और हालत खराब है पहले से भी। तो असेसमेंट तो ऐसे भी तो होना चाहिए कि BRI पास हुआ चाइना पाकिस्तान से, तो पाकिस्तान में कितना बड़ा ट्रांसफॉर्मेटिव इम्पैक्ट पड़ा है। हाँ, कुछ नहीं पड़ा है।
आगे देखो, अब बहुत सारे प्रोजेक्ट तो जैसे कि मैंने बोला है, बहुत सारे प्रोजेक्ट तो देखो श्रीलंका के लिए अनवाइबल हुआ कि नहीं हुआ। हम्बनटोटा पोर्ट देखो, वहाँ बना दिया, बाद में पैसा रिपेमेंट नहीं कर पाया, वो तुम्हारा 99 ईयर्स के लीज में ले लिया। और देखो चाइना एयरपोर्ट जो बनाया था कोलंबो में, उसका भी वही हश्र हुआ है। तो नाउ ऑफ कोर्स करेक्शन, हाँ देखो अब मगर देखो चाइना कम नहीं है, चाइना करेक्शन कर रही है। जो BRI में जो भी गलती हुआ है या जो भी चूक हो गया उस पर चाइना काम कर रही है। क्या काम कर रही है चाइना? अब जो स्ट्रैटेजिक सेक्टर है उससे कनेक्ट कर रही है। अब 5G नेटवर्क बिछाने का बात कर रही है सरकार। चाइना क्या बोले, डिजिटल सिल्क रोड बोल रही है इसको। नए टेक्नोलॉजी पे ध्यान दे रही है, बैटरी मैन्युफैक्चरिंग पे ध्यान दे रही है, रिन्यूएबल एनर्जी पे ध्यान दे रही है, हाँ इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान दे रही है, वही पाइपलाइन पे ध्यान दे रही है, ICT इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पे, 5G पे, डेटा सेंटर पे। तो अभी स्ट्रैटेजिक सेक्टर में उसका रुझान जा रहा है चाइना का, कि गुड्स और सर्विस करने से नहीं होगा, जो नए टेक्नोलॉजी है इस पर करेंगे, क्योंकि टेक्नोलॉजी सबको चाहिए। यदि आपको 21st सेंचुरी में किसी भी कंट्री को आगे देखना है, आगे ले जाना है, तो बिना टेक्नोलॉजी का आप आगे नहीं जा सकते हो। चाइना यहीं पे कार्ड खेला है कि स्ट्रैटेजिक सेक्टर पे ये इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है। बात समझ गए ना? तो यस, तो अब जो भी गलती है या जो भी चूक हो गया चाइना उसको करेक्ट कर रहा है बाय एम्फसाइजिंग ऑन मॉडर्न टेक्नोलॉजी। दैट्स इट, खत्म हो गया।